अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर डूइंग लेक्चर नंबर 14 और लेक्चर नंबर 14 जो है वो हमारे पिछले लेक्चर की कंटिन्यूएशन में है बिकॉज वी आर स्टिल डूइंग चैप्टर नंबर 7। As I told you earlier as well कि चैप्टर नंबर 7 जो है वो सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में है which is basically organizing a business enterprise। चैप्टर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं। फर्स्ट अप वी हैव टॉक्ड अबाउट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये हम पिछले लेक्चर में बातचीत कर चुके हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को हमने डिफ़ाइन किया है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की हमने परफॉर्मेंस की बात की है, हमने ये भी बात की कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के डिटर्मिनेंट्स क्या हैं। वी फर्दर गॉन टू एक्सप्लेन टू यू कि जी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या हैं और उसमें हमने आपसे स्पेशलाइजेशन की बात की और हमने आपसे डिपार्टमेंटलाइजेशन की बात की। सो आई होप दैट यू प्रिटी क्लियर ऑफ व्हाट स्पेशलाइजेशन एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन इज। अगेन आई एम जस्ट reiterating the same thing over and over again, that the slides that you see or the lectures that you hear are not enough for your knowledge. You need to open up your books, you need to read your books and you need to read your chapters. जब आप chapters पढ़ेंगे और उसके साथ आप slides को lectures को complement करेंगे, only then you will be able to understand the entire concept. Only then your concepts will be clear और आपकी जो knowledge है वो enhance होगी. So I'm just saying it again and again कि please do open up your books and then books के साथ lecture और अपनी slides को complement करें। द सेकेंड थिंग अगेन हमने बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात की और बिल्डिंग ब्लॉक्स वही हैं जो कि जिसमें स्पेशलाइजेशन शामिल होता है और डिपार्टमेंटलाइजेशन शामिल होता है। लास्ट लेक्चर में हमने डिसीजन मेकिंग हायरार्की की थोड़ी बहुत बात की थी, बट इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट मच मोर इन डिटेल। एंड फाइनली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट आर द वेरियस बेसिक फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स होते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं, दैट इज समथिंग दैट वी विल डिस्कस टुडे। And finally we're going to talk about informal organizations। वो क्या होती हैं, what do I mean when I say informal organization, मेरा मतलब क्या है, that is what we're going to study today। So the very first thing that we need to do is that we need to discuss कि जी hierarchy for decision making क्या होती है। Now जब आपने अपनी organization में specialization का concept को implement कर दिया और departmentalization भी कर ली, specialization is breaking larger jobs into smaller jobs and giving those smaller jobs to specific people so that by doing it again and again they can become specialized. And departmentalization is basically grouping jobs using some kind of logic, चाहे वो functional हो based on the function that people are performing या based on the geographical area in which they're located या based on the process that they're doing या based on the customers that they're serving। आप 3-4-5 basis के थ्रू अपनी organization को departmentalize कर सकते हैं। Departmentalization और specialization के बाद the next step that you do in an organization is to establish a decision making hierarchy। इसका basically क्या मतलब हुआ कि डिफरेंट लेवल्स के लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं एंड यू डिटरमिन कि कौन से लेवल के लोग क्या काम करेंगे और कौन से लेवल के लोग जो हैं वो किस किस्म की डिसीजन मेकिंग करेंगे। अनदर नेम फॉर एस्टैब्लिशिंग डिसीजन मेकिंग हायरार्की इज बेसिकली एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स हम आपको पहले भी बता चुके हैं, इट इज़ बेसिकली हु रिपोर्ट्स टू हुम, मुझे कौन रिपोर्ट करता है और मैं आगे किसको रिपोर्ट करती हूँ। दैट इज़ व्हाट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स आर। ना जब भी हम रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स की बात करेंगे, मसला जो अराइज होता है वो ये क्वेश्चन अराइज होता है कि जी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हु आर द इंडिविजुअल्स और हु आर द पीपल हु मेक डिसीजंस। इट माइट सीम टू यू कि ये क्वेश्चन बहुत आसान है कि जी डिसीजन मेकिंग कौन करता है। शायद आपको लगे कि जी ये मुश्किल क्वेश्चन है, ये तो बड़ा आसान सवाल है। However, the answer to this question is not that easy because organizations में individuals जो हैं वो decision making नहीं करते। It's not going to be Madam Sarah who's going to make a decision or Sir Umar who's going to make a decision or Sir Amir who's going to make a decision. It's going to be the position जो एक organization में वो decision making करती है। For example, the marketing manager is going to make a decision। अब चाहे marketing manager सारा हो या उमर हो या आमिर हो, irrespective of the individual, the manager will be the one जो कि decision making करेगा। सो बेसिकली इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए कि जी कौन इंडिविजुअल या कौन सा पर्सन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग करता है, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आप डिसीजन मेकिंग हायरार्की जो है
बनाते हैं। तो डिसीजन मेकिंग हायरार्की बनाने के लिए व्हाट यू डू इज यू फॉलो अ 3-step प्रोसेस। तो आप एक 3 स्टेप्स करते हैं जिसके बाद आपको पता चल जाता है कि जी डिसीजन मेकिंग हायरार्की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या है। नाउ द वेरी फर्स्ट स्टेप इन मेकिंग अ डिसीजन मेकिंग हायरार्की is basically assignment of task or assigning task. Now, what do I mean when I say assignment of task है? इसका क्या मतलब है कि जी assigning task से क्या मेरी मुराद है? It basically means that who makes decisions and specifying how they should be made. कि जी किस इंडिविजुअल ने, जब मैं कहती हूँ कि जी पहला स्टेप हायरार्की ऑफ डिसीजन मेकिंग में असाइनमेंट ऑफ टास्क है, इसका मतलब है कि मैं 2 क्वेश्चंस पूछती हूँ, कौन डिसीजन मेकिंग करेगा और हाउ will they be or how they should be, how the decisions should be made. So ये 2 questions आपके आंसर होते हैं. Now who is supposed to make decision कि जी किसने decision making करनी है is not an easy answer. थोड़ा सा complex हो जाता है because किसने डिसीजन मेकिंग करनी है, उसकी डिसीजन मेकिंग का स्कोप क्या है, वो किन चीज़ों के बारे में डिसीजन ले सकता है और किन चीज़ों के बारे में डिसीजन नहीं ले सकता। किसी एक इंडिविजुअल को हम ज़्यादा डिसीजन मेकिंग की राइट्स दें और किसी दूसरे इंडिविजुअल को हम कम डिसीजन मेकिंग की राइट्स दें। सो द प्रॉब्लम्स कैन अराइज व्हेन यू आर आस्किंग योरसेल्फ अ क्वेश्चन कि जी हु मेक्स डिसीजन एंड हाउ डिसीजन शुड बी मेड। ना इस पर्टिकुलर मसले को, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, इस पर्टिकुलर मसले को सॉल्व करने के लिए व्हाट वी डू इज दैट वी वर्क आउट एन एग्रीमेंट with regards to authority and responsibility. ऑर्गेनाइजेशंस में एक एग्रीमेंट बन जाता है विद रेफरेंस टू कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और किसकी क्या अथॉरिटी है. अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी आर वर्ड्स दैट वी यूज वेरी वेरी कॉमनली, बट फॉर आवर सेक ऑफ डिस्कशन और फॉर आवर डिस्कशन सेक वी गोइंग टू डिफाइन देम अगेन. रिस्पॉन्सिबिलिटी इज बेसिकली ड्यूटी टू परफॉर्म एन असाइन टास्क. सो जब मैं आपसे कहती हूँ कि जी ये काम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका बेसिकली मतलब ये हुआ कि मैंने आपको एक काम असाइन कर दिया है जो कि आपने करना है और कंप्लीट करना है. सो मैं कहती हूँ कि जी मिस्टर उमर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवर्टाइजिंग कैंपेन ऑफ माई प्रोडक्ट. दैट मीन्स कि नाउ मिस्टर उमर इज गिवन अ टास्क फॉर ऑफ एडवर्टाइजिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है. ऑन द अदर हैंड अथॉरिटी इज बेसिकली पावर टू मेक द डिसीजंस नेसेसरी टू कंप्लीट द टास्क. कि जी मैं आपको इतनी पावर दे सकती हूँ या इतनी डिसीजन मेकिंग की राइट्स दे सकती हूँ कि आप इतना डिसीजन मेकिंग कर सकें सो दैट आप किसी भी टास्क को कंप्लीट कर सकें. सो जब मैंने उमर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि जी ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवर्टाइजिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैंने उमर को ये अथॉरिटी भी दी कि जी आपने जिस भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी से काम करवाना है, ये आपकी चॉइस है कि आपने किस एडवर्टाइजिंग एजेंसी से काम करना है. सो उमर हैज द अथॉरिटी टू डिसाइड विच एडवर्टाइजिंग एजेंसी विल वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. सिमिलरली उमर विल ऑल्सो हैव द अथॉरिटी टू डिसाइड कि जी कौन सा पर्टिकुलर मॉडल जो है फीमेल मॉडल या मेल मॉडल एडवर्टाइजिंग कैंपेन में हमने यूज़ करना है. अच्छा, इस पॉइंट इन टाइम पे यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि अगर आप किसी भी इंडिविजुअल को सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं और उसको अथॉरिटी नहीं देते तो फिर काम नहीं होता. काम आपका बहुत रुक कर होगा या काम की कंप्लीशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, सिंपली बिकॉज के अगर हर चीज़ के लिए उसको आपके पास आकर पूछना उस इंडिविजुअल को तब तो फिर बहुत मसले पड़ जाते हैं. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट फॉर कंप्लीशन of any task, it is important that whenever you want to complete a task or whenever an organization wants that a particular task should be completed effectively, it is important that that organization gives responsibility and authority to a particular individual. अगर खाली responsibility देंगे तब भी काम नहीं होगा, अगर खाली authority देंगे तब भी काम नहीं होगा. It should be a combination of responsibility and authority, and only then the any particular work can be completed effectively. Now the second, जब हम असाइनमेंट ऑफ टास्क की बात करते हैं, इसमें बहुत दफ़ा प्रॉब्लम ये आती है कि जो आपकी लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और लेवल ऑफ अथॉरिटी होती है वो क्लियरली डिफाइंड नहीं होती. इंडिविजुअल्स को ये नहीं पता होता कि जी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ तक है और उनकी अथॉरिटी कहाँ तक है. फॉर एग्जाम्पल लॉट ऑफ टाइम इट हैपन्स इन ऑर्गेनाइजेशन के लेट्स से कि जी आपने कोई डाक या एनवेलप या कोई पैकेज जो है अपने लाहौर ऑफिस में भिजवाना है. अब आपने अपने लाहौर ऑफिस फ़ोन किया कि जी आपको फलानी
पैकेज मिल गया? उन्होंने कहा नहीं जी हमें नहीं मिला। अब आपने अपने जो आउटगोइंग जो ये मेल्स का जो डिपार्टमेंट था जहाँ से आपकी पैकेजेस या लेटर्स वगैरह जाते थे, आपने वहाँ पूछा कि भाई कहाँ है लेटर, आपने तो भेजना था। नहीं जी वो तो नहीं गया। अब जब नहीं गया तो आप पूछ रहे कि भाई क्यों नहीं गया, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? देन व्हाट हैपेंस एट दिस पॉइंट इज दैट पीपल स्टार्ट पॉइंटिंग फिंगर्स टुवर्ड्स डिफरेंट पीपल। फलाने की थी जी मेरा तो काम नहीं है जी, उसका काम था। उससे पूछा नहीं जी मेरा काम नहीं था, फलाने ने करना था। फलाने से पूछा नहीं जी मेरा तो काम था लेकिन मैंने तो ये काम आगे किसी और को दे दिया था। होता क्या कि एट द एंड ऑफ द डे यू आर सो फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज यू आर अनएबल टू फाइंड आउट कि किसकी गलती है, किसका काम है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्क, और किसके पास अथॉरिटी है ये काम करने की। सो अ लॉट ऑफ टाइम इट्स वेरी कॉमन इन ऑर्गेनाइजेशंस के आपकी जो लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है और लेवल ऑफ अथॉरिटी जो है वो क्लियरली डिफाइन नहीं होती है ना। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप असाइनमेंट ऑफ टास्क के बाद परफॉर्मेंस या परफॉर्मिंग टास्क की तरफ भी आते हैं ना। परफॉर्मिंग टास्क का बेसिकली मतलब है कि आपकी जो डिसीजन मेकिंग है जब आप उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं, दैट इज व्हाट परफॉर्मिंग टास्क इज ना। जब भी आप परफॉर्मेंस या टास्क परफॉर्मेंस की बात करेंगे, यू गोइंग टू टॉक अबाउट टू न्यू कॉन्सेप्ट्स, डेलीगेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। डेलीगेशन इज व्हेन द मैनेजर असाइंस अ टास्क टू एन एम्प्लॉय। सो कोई भी सीनियर इंडिविजुअल जब किसी भी एम्प्लॉय को या अपने सबऑर्डिनेट को कहता है कि जी अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये काम करना, एंड आई एम डेलीगेटिंग दिस वर्क टू यू, अब आप ये काम इस पॉइंट ऑनवर्ड से आप करेंगे, दैट इज व्हाट डेलीगेशन इज। व्हेन एनी पर्टिकुलर मैनेजर और योर बॉस और अ सीनियर पर्सन असाइंस एनी टास्क टू अ सबऑर्डिनेट, दैट इज व्हाट डेलीगेशन इज। और जब आप डेलीगेट अपना काम कर देंगे तो ऑटोमेटिकली उस इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी वो काम करना। द सेकेंड थिंग इज अकाउंटेबिलिटी। Accountability falls into the domain of the employee. Accountability का जो काम है वो employee का काम है कि जब उसको कोई टास्क दे दिया गया, then it becomes the responsibility of that employee to complete that particular task. Now again, you need to see the link between परफॉर्मिंग टास्क एंड असाइनिंग टास्क। जब आप असाइनमेंट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी की बात कर रहे होते हैं, अगेन कन्फ्यूजन्स कैन अराइज। लेकिन जब आप डेलीगेटिंग और अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, उसमें डेलीगेशन का मतलब है कि आप कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल हैं इस काम के लिए, यू विल बी द पर्सन रिस्पॉन्सिबल। कुछ गलत होता है तो आप ABCXYZ को ब्लेम नहीं कर सकते, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आपने ये काम कंप्लीट करना है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी या डेलीगेशन से रिलेटेड ही जो सेकेंड कॉन्सेप्ट है वो अकाउंटेबिलिटी का है, दैट यू विल बी अकाउंटेबल फॉर डूइंग दिस जॉब। अगर जॉब अच्छी हो गई, वेल डन, पैट ऑन द बैक। अगर जॉब अच्छी नहीं हुई तो वी विल आस्क यू कि भाई क्या मसला हुआ, क्यों नहीं जॉब अच्छी हुई, क्यों नहीं आपने परफॉर्म किया, ये आपका काम था। सो डेलीगेशन और अकाउंटेबिलिटी से आपका जो ये कंफ्यूजन अराइज हो सकता है कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी या किसकी अथॉरिटी थी, वो कंप्लीटली आप एलिमिनेट कर देते हो। नाउ पीपल नो एग्जैक्टली कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और किसकी अथॉरिटी थी, बाय डेलीगेशन ऑफ वर्क एंड बाय अकाउंटेबिलिटी। नाउ जब भी हम डेलीगेशन की बात करते हैं, A lot of people, including myself, if I must admit, हम बहुत कंट्रोल फ्रीक होते हैं। जब हम किसी को काम देना शुरू करते हैं तो फिर हम फील करते हैं यार मैं इसको काम दूं या ना दूं, ये काम कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, ये ना हो कि आखिरी मिनट पे 11th आवर पे मुझे कहे कि जी काम नहीं हो रहा। इस डर के मारे व्हाट आई डू इज, पर्सनली स्पीकिंग, व्हाट आई डू इज कि मैं अपना सारा काम खुद करना शुरू कर देती हूँ या मैं डेलीगेशन नहीं करती। दिस पर्टिकुलर स्लाइड विल बेसिकली टेल यू कि जी अगर आपका बिजनेस स्मॉल स्केल बिजनेस है तो उसमें डेलीगेशन के क्या fears हो सकते हैं या what are the reasons why managers don't delegate work in small organizations. First up, employees can't do as well. मैनेजर समझता है कि जी जिस तरह मैं काम कर सकता हूँ उस तरीके से मेरा एम्प्लॉय काम नहीं कर सकता, और इस सोच के साथ कि जी सिंस एम्प्लॉय ने तो मेरे जैसा काम करना नहीं है तो बेहतर है कि मैं पहले दिन से खुद ही काम करूँ और मैं डेलीगेशन ऑफ वर्क की तरफ ना जाऊँ। सेकेंड रीजन फॉर नॉट डेलीगेटिंग वर्क इज समथिंग विल गो रॉन्ग। अ लॉट ऑफ टाइम मैनेजर्स फील के भाई कुछ ना कुछ तो खराबी हो जाएगी और एंड में खराबी अगर होगी तो फिर मुझे काम करना पड़ेगा, तो बेहतर है कि मैं पहले दिन से मैं काम करूं, मैं डेलीगेशन ऑफ वर्क में जाता नहीं हूं। द थर्ड थिंग इज दैट सिंस आप डेलीगेशन की तरफ नहीं जा रहे होते तो आप क्या कर रहे होते हैं, आप डेली फायर फाइटिंग कर रहे होते हैं। आपके पास ढेर सारा काम होता है, आप वो काम किसी और को तो देना नहीं चाहते बिकॉज यू आर अफ्रेड ऑफ डेलीगेटिंग वर्क। जब आप डेली ऑपरेशंस में फंस जाते हैं तो क्या नुकसान होगा आपके लिए कि आप लॉन्ग रेंज प्लानिंग अपनी
अपनी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के लिए नहीं कर सकेंगे। बिकॉज येस यू वांट टू थिंक अबाउट द फ्यूचर ऑफ योर कंपनी, बट फ्यूचर के बारे में आप जब सोचेंगे जब आप एम्प्लॉयज़ के अटेंडेंस के मसले से निकलेंगे, जब आप थेफ्ट के इशू से निकलेंगे, जब आप इस इशू से निकलेंगे कि जी आज फैक्ट्री में आग लग गई, या आप इस इशू से निकलेंगे कि जी आज फैक्ट्री में एम्प्लॉयज़ ने स्ट्राइक कर दी। जब आपके डेली मसले ख़त्म होंगे तभी तो आप फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। और अगर आप डेलीगेशन ऑफ वर्क नहीं करते हैं तो ये मैनेजर्स जो कि स्मॉल कंपनीज या स्मॉल फर्म्स के मैनेजर्स होते हैं वो लॉन्ग रेंज प्लानिंग नहीं कर सकते। The fourth reason is again कि since a manager is so occupied with taking care of the daily working of an organization, the manager is not up to date with the latest trends in the market. जब वो latest trends को market के latest trends को study नहीं करेगा तो उनको organization में incorporate नहीं कर सकेगा। And when those trends will not be incorporated in an organization, then what will happen is कि organization जो है वो market के साथ pace नहीं रख सकेगी। It will not be able to keep pace with the market, as a result of which maybe the product that they would be selling would not be updated, या उनके जो processes होंगे वो updated नहीं होंगे, और in the longer or even in the shorter run आपकी organization जो है वो suffer करेगी। ना इन चारों मसलों का जो हमने बात की कि जी employees can't do well, something will go wrong, इन सब मसलों का एक हल है that a manager needs to understand that the entire organization cannot be run by one individual. The manager needs to understand the fact that delegation of work is what a manager is supposed to do. सारा काम manager independently खुद नहीं कर सकता। सक्सेसफुल कंपनी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि मैनेजर अपना काम दूसरे इंडिविजुअल्स को डेलीगेट करें ना। ये चार प्रॉब्लम्स और एक मसले का हल जो था ये यूजुअली डेलीगेशन फेयर्स होते हैं जो कि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। ना बिग ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो हैव डेलीगेशन फेयर्स एज वेल। ना व्हाट आर दोस? सबसे फर्स्ट आप मैनेजर्स फील्स दैट सबऑर्डिनेट डोंट नो देयर जॉब। उनको लगता है कि जी जो मैंने काम कराना है वो एक सबऑर्डिनेट नहीं कर सकता क्योंकि उसको इतना नहीं पता कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलनी है। उसको तो ये नहीं पता कि जी बैलेंस शीट अगर बननी है तो वो कैसे बनेगी, अगर बैलेंस शीट बनाने का कोई सॉफ्टवेयर है तो वो कैसे चलेगा। सिंस उसको ये पता ही नहीं है, ही डजंट नो हिज जॉब वेरी वेल, तो इट इज़ बेटर कि मैं अपना काम खुद कर लूँ और डेलीगेशन ऑफ वर्क की तरफ ना जाऊँ। सिमिलरली द अदर थिंग, मैनेजर कैन ऑल्सो फील इनसिक्योर कि जी अगर मेरे सबऑर्डिनेट ने अच्छा काम कर लिया देन ही इज़ गोइंग टू बी रियली गुड, और अगर वो उसने बहुत अच्छे से काम कर लिया तो मैं क्या लगूंगा, वो तो फिर मुझसे बेहतर हो जाएगा। अगर वो मुझसे बेहतर आज हो गया तो टुमारो ही कैन टेक माई जॉब एज वेल। सो दैट इनसिक्योरिटी दैट अ मैनेजर हैज वाज दैट फियर दैट माई एम्प्लॉय माइट बी एबल टू डू अ बेटर जॉब देन मी, दैट फियर मेक्स अ मैनेजर insecure, और उस insecurity की वजह से a manager does not want to delegate work. नेक्स्ट रीजन इज डिजायर टू रिटेन कंट्रोल। अगेन जैसा मैंने कहा कि आई एम अ कंट्रोल फ्रीक, मैं हर काम खुद करना चाहती हूँ, और जब मैं हर काम खुद से करना चाहती हूँ देन व्हाट हैपेंस इज दैट बाय द एंड ऑफ द डे दो मसले हो सकते हैं। एक, मैं इतना प्रेशर में आ जाती हूँ बिकॉज मेरे पास इतना सारा काम होता है कि मेरे काम के ख़राब होने के चांसेस होते हैं, और अगर मेरा सारा काम सही टाइम पर सही तरीके से कर लूँ बाय द एंड ऑफ द डे आई एम सो टायर्ड दैट देयर इज नो क्वालिटी ऑफ लाइफ। व्हेन आई गो होम आई कांट गिव टाइम टू माई फैमिली। सो अगेन डिज़ायर टू रिटेन कंट्रोल कि जी लोग कंट्रोल फ्रीक होते हैं, मैं ही कर लूँ, किसी कोई और को दूंगा तो पता नहीं सही होता या नहीं होता, एंड सही होता या नहीं होता के चक्रों में यू डोंट गिव वर्क टू एनीबडी else. Then inability to effectively delegate. There are times जहाँ पर managers जो हैं वो सही तरीके से delegation of work नहीं करते। Now again जब आप work कहते हैं कि आप जी इफेक्टिवली आपको डेलीगेट करना, इसका मतलब ये है कि आपने एक पर्टिकुलर टास्क है, आपने मैच करना है कि इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपको किस किस्म का एम्प्लॉय चाहिए। जब आप उस राइट एम्प्लॉय को फाइंड कर लेते हैं, ढूंढ लेते हैं, उसके बाद आप उस एम्प्लॉय को एक्सप्लेन करते हैं कि जी टास्क ये है, इसको कंप्लीट करने के लिए आपको ये काम करना है, ताकि उसको समझ में आए और उसको कंप्लीट कर सके। इस पूरे प्रोसेस में अगर सही एम्प्लॉय आइडेंटिफाई नहीं हुआ तब आपको मसला पड़ेगा। अगर आपने सही तरीके से टास्क या रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं किया तब आपको इशू पड़ेगा। सो लॉट ऑफ टाइम द इनएबिलिटी टू इफेक्टिवली डेलीगेट arises from these two factors, that an individual or a manager cannot choose the right kind of individual or an employee, or he or she is unable to explain what is required of the job to the employee.
नाउ ये जो हमने 4 मसलों की बात की, इनका सोल्यूशन क्या है? इनका सोल्यूशन ये है, फर्स्ट अ मैनेजर नीड्स टू रियलाइज कि वो इंसान है, ठीक हो गया, वो कोई रोबोट नहीं है, कोई मशीन नहीं है, उसको 8 घंटे डेली के सोना है, वो 24 घंटे काम नहीं कर सकता है, उसकी जो बॉडी है इट टेक्स टोल, वो प्रेशर भी लेती है, वो थकती भी है. सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट अ मैनेजर नीड्स टू रियलाइज इज दैट अ मैनेजर कैन नॉट डू एवरीथिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ. सेकेंड इज दैट द मैनेजर नीड्स टू ट्रेन द एम्प्लॉयज और द सबऑर्डिनेट सो दैट उनको सही से ट्रेनिंग प्रोवाइड करें ताकि उनको कोई भी जॉब डेलीगेट की जाए वो उसको सही से परफॉर्म कर सकें. And finally, subordinate performance well, manager needs to understand कि अगर कोई subordinate अच्छे से perform करेगा तो it will reflect upon the manager. ये नहीं होगा कि अगर सबऑर्डिनेट अच्छे से परफॉर्म करता है तो मैनेजर को इनसिक्योर फील करना चाहिए. मैनेजर शुड फील प्राउड कि जी मेरे सबऑर्डिनेट ने इतना अच्छा काम किया, या माय सबऑर्डिनेट इज द वन हु इज वर्किंग सो वेल एंड इज अचीविंग गोल्स एंड इज अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स एंड इज वर्किंग टुवर्ड्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी. सो इंस्टेड ऑफ फीलिंग इनसिक्योर फ्रॉम एन एम्प्लॉय, अ मैनेजर शुड फील कि जी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस जो है वो मैनेजर के परफॉर्मेंस पर रिफ्लेक्ट कर रही है. So these are 4 different issues जो कि big firms में delegation के issues हैं जो कि big companies में या larger companies में आ सकते हैं. Now assignment of task और performance of task के अलावा the third step in the hierarchy of decision making is कि जी आपकी management को या आपकी organization को generally decide करना है कि आपकी organization में general pattern of authority क्या होगा. Now what do I mean by general pattern of authority? बेसिकली ये डिटरमिन करना है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन होगी या डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी होगी. सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी या सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस वो होती हैं वेयर बाय द अथॉरिटी इज हेल्ड by the upper level management. Every decision that an organization will take will go to the top managers, and the top managers will be the one who will tell everybody in the organization what to do and how to do it. That is what a centralized decision making, that's what a centralized organization is, and that is what we call a centralized authority. A lot of time आपके घरों में आपकी अम्मी के पास centralization of authority होती है. हर चीज आप अपनी अम्मी से पूछा करते हैं. शी इज द वन हु डिसाइड्स अबाउट एवरीथिंग व्हिच इज गोइंग ऑन इन योर हाउस. क्या पकना है, क्या आना है, कौन से कपड़े पहनने हैं, किसने बाहर जाना है, बाहर से कब घर वापस आना है. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी इज. ऑर्गेनाइजेशंस में फॉर एग्जांपल अगर आपने हर छोटी चीज के लिए कि जी हम ये रॉ मटेरियल खरीदें या ना खरीदें, या ये मशीन खराब हो गई है हम इसको ठीक करवाएं या ना ठीक करवाएं, और अगर ठीक करवाना है तो किस वेंडर से ठीक करवाएं, अगर आप इन सब छोटे बड़े मसलों के लिए अपने टॉप मैनेजमेंट के पास जाकर उनसे डिसीजन मेकिंग करवाते हैं, दैट मीन्स दैट योर ऑर्गेनाइजेशन इज अ सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड यू आर यूजिंग, या अथॉरिटी जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी है. Now, centralization का total opposite जो है वो decentralization of authority है. Decentralization of authority is delegated to lower level of management. इसका क्या मतलब हुआ? इसका बेसिकली मतलब ये हुआ कि हर लेवल, चाहे वो फ्रंट लाइन मैनेजर हो, चाहे वो मिडिल मैनेजर्स हो, हर लेवल का मैनेजर अपने एंड पर उसका एक डोमेन होता है, उसकी एक बाउंड्री होती है, और विद इन दैट बाउंड्री, विद इन दैट डोमेन वो मैनेजर अपना डिसीजन खुद ले सकता है. सो अगर कोई फ्रंट लाइन मैनेजर है या कोई सुपरवाइजर है और कोई मशीन खराब हो गई है तो डिसाइड करना कि जी इस मशीन को हम फर्दर यूज करें या ना यूज करें, वो फ्रंट लाइन मैनेजर का डिसीजन होगा. या इस मशीन को अब हम ठीक करवाने के लिए मार्केट में भिजवा दें, वो भी फ्रंट लाइन मैनेजर का डिसीजन होगा. इस डिसीजन के लिए वो मिडिल मैनेजर या टॉप मैनेजमेंट के पास नहीं जाएगा. सिमिलरली जी रॉ मटेरियल ऑर्डर करना या नहीं करना वो ऑपरेशंस मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. मार्केटिंग में कौन सी एडवर्टाइजिंग एजेंसी से काम करवाना है, कौन सी एडवर्टाइजिंग एजेंसी से काम नहीं करवाना, वो मार्केटिंग मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. हर छोटे मोटे डिसीजन के लिए आप जो है टॉप मैनेजमेंट के पास नहीं जाएंगे. जो डिसीजन आपकी डोमेन और आपकी बाउंड्री में आता है, you will take your own decision and you will decide on your own. So just a quick recap, this is what we've done कि जी हमने स्पेशलाइजेशन और डिपार्टमेंटलाइजेशन के बाद जो तीसरी चीज़ ऑर्गेनाइजेशन में होती है वो ये डिटरमिन करना होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग की हायरार्की क्या है. Now to determine or to make a hierarchy of decision making, any company
is going to do 3 steps. First step, assignment of responsibility, जहाँ पर आप responsibility और authority की बात करते हैं. Second आप performing task और task performance, उसमें आप delegation और accountability की बात करते हैं. और third is basically distribution of authority, जहाँ पर आप अपनी organization में determine करते हैं कि general pattern authority का क्या है. आप centralization की तरफ ज़्यादा tilted हैं या आप decentralization की तरफ ज़्यादा tilted हैं. So this is what we've generally discussed. We'll have a very good look at the slide. I hope that you're pretty clear of what I'm talking about. Let's just take a second's break and you can sort of just recap it in your mind to see कि आपको कहीं कोई confusion है या नहीं. Assign task, perform task and distribute authority. So we're clear? Can we go forward? Good. अच्छा, जहाँ पर अभी हमने सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस और डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस या सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी की बात की, वहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट जो कि हमने आपको समझाना है वो है कॉन्सेप्ट टॉल स्ट्रक्चर का. ना जब भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज्ड होगी, सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब? सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हुआ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी है. जब सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होगी तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो चार्ट है, या जब हम ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट की बात करते हैं, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी tall organizational chart, and when that happens, that particular organization is called as a tall structure organization, whereby you can have multiple different layers of employees, you can have multiple departments and multiple subordinates, and all these subordinates will go to the boss who will make all the decisions. So this is what centralization is, and whenever you have centralization in an organization, that organization will always have a tall structure. Now you can also ask me a question at this point in time is कि जी जिसने अभी अपनी नया बिजनेस शुरू किया, कोई और सा एंटरप्रेन्योर है जिसका बहुत सिंपल सा बिजनेस है. फॉर एग्जांपल हम अपनी बेकरी शॉप की बात करते हैं. एक ऐसी देयर इज अ गर्ल हु इज ओपनड अप अ बेकरी हरसेल्फ, वो केक्स और कप केक्स बेक करती है. उधर तो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी है बिकॉज शी इज द वन हु डिसाइड्स ऑन एवरीथिंग, बट देयर इज नो टॉल स्ट्रक्चर. यस यू आर राइट, वहाँ सेंट्रलाइजेशन तो है लेकिन टॉल स्ट्रक्चर नहीं है. लेकिन अगर यही बेकरी अगर कंटिन्यू होती जाती है और द साइज ऑफ द बेकरी ग्रोज एंड दैट गर्ल स्टिल प्रेफर्स सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, तो अल्टीमेटली उस कंपनी में आपका टॉल स्ट्रक्चर हो जाएगा, जस्ट लाइक व्हाट आई हैव टोल्ड यू कि किस तरीके से टॉल है. नाउ the opposite to a tall structure is a flat organization or a flat structure. Now flat structure is basically jahan par the chief or the boss, the top boss, the chief executive officer is here, and then you have multiple different partners, and under each partners you would have different associates. Now the major difference between tall and flat structure is that tall structure is going to be like this and the flat structure is going to be like this. A very small example जिसे आप भूल नहीं सकते इस कॉन्सेप्ट को इज दिस के अगर कोई बंदा बहुत दुबला है तो वो ज्यादा लंबा लगता है. On the other hand, when you start becoming fatter, then you also start looking shorter as well. So this is the same concept. If the organization is going to be this, it's going to be multiple layers of organization में होंगे, it's going to be tall. If the organization is going to expand like this, then it's going to be a flatter organization. Right? अब जब भी आप flatter organization की बात करते हैं, और again a lot of time flatter organization में decentralization of authority भी होता है. ना जब आप फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे उसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्पैन ऑफ कंट्रोल का है. व्हाट इज स्पैन ऑफ कंट्रोल? स्पैन ऑफ कंट्रोल इज बेसिकली हाउ मेनी पीपल रिपोर्ट टू वन इंडिविजुअल. सो व्हेन आई से कि जी इस ऑर्गेनाइजेशन का, जिसको आप अभी अपनी स्लाइड्स पर देख रहे हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन का स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है? इस ऑर्गेनाइजेशन का स्पैन ऑफ कंट्रोल वाइड है. क्यों वाइड है? बिकॉज नंबर ऑफ पीपल which are 4 reporting to one manager. So span of control is basically how many people are reporting to one manager. When you have a large number of people reporting to one manager, then your span of control is going to be wide. If you have small number of people reporting to one manager, you're going to have a narrow span of control. So अगर 2 बंदे एक मैनेजर को रिपोर्ट कर रहे हैं या एक बंदा एक मैनेजर को रिपोर्ट कर रहा है, इस केस में आपका narrow span of control है. और जिस केस में आपके 1, 2, 3, 4 लोग मैनेजर को रिपोर्ट
या पार्टनर्स को रिपोर्ट कर रहे हैं, इस केस में आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल वाइड है. नाउ अगेन व्हेन यू हैव अ वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फ्लैटर होगी. एंड व्हेन यू हैव नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टॉलर होगी. राइट? सो आर वी क्लियर अबाउट दिस? गुड. Now just to give you or further explain to you the concept of span of control, this will be able to explain to you maybe a little more clearly कि जी span of control क्या होता है. When you have people or lesser number of people reporting to a manager, that is what we call as a narrow span of control. And again, when you would have a narrow span of control, then that would mean that your organization is going to be a tall organization. On the other hand, when you have a large number of people reporting to one manager, then you are going to have a wide span of control. And whenever you have a wide span of control, then your organization structure becomes a flatter organization structure. So, are we clear about it? Good. Next thing that we're going to do is we're going to talk about the different forms of authority. हमने तो हमेशा सुना था कि जी फलाने के पास अथॉरिटी है और आपकी क्या अथॉरिटी है, हमने कभी फॉर्म्स की बात नहीं की थी. लेकिन अब बिजनेस जब आप पढ़ेंगे तो यू गोइंग टू स्टडी द वेरियस डिफरेंट काइंड्स ऑफ अथॉरिटी दैट एग्जिस्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन. First up is something called as a line authority. Line authority, let me put this cursor on the side so it doesn't disturb you. Okay, so line authority क्या चीज़ होती है? Authority that flows in a direct chain of command from top to the bottom. जब हम direct chain of command की बात करेंगे तो you should automatically assume it in your mind कि जी direct chain of command is equal to authority being flowing from top to the bottom. ठीक हो क्या? एंड लाइन अथॉरिटी इज बेसिकली दैट अथॉरिटी जो कि डायरेक्ट चेन ऑफ कमांड को फॉलो करती है, जहां पर आपकी डायरेक्शन या आपकी अथॉरिटी जो है वो ऊपर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर से नीचे आती है. टॉप मैनेजर्स से मिडिल मैनेजर्स में आएगी और मिडिल मैनेजर्स से आपके फ्रंट लाइन मैनेजर्स में आएगी. Now, line authority is basically applicable to the line departments. Now, line departments क्या होते हैं? Line departments वो major departments होते हैं जो primarily जिनकी concern होती है production and sales of products. So, किसी भी organization में वो सारे departments जिनका काम जिनका primary काम जो है वो goods and services को produce और sale करना है, वो आपके line departments होते हैं. और in other words वो सारे departments जो कि प्राइमरी काम कर रहे हैं वो आपके लाइन डिपार्टमेंट्स होते हैं. सो अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसमें जो आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है विच इज एक्चुअली मेकिंग द प्रोडक्ट, वो आपका लाइन डिपार्टमेंट है. सिमिलरली जो आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट है which is actually coming up with the idea of the product or pricing the product, या उसकी पैकेजिंग बनाता है या उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है या उसको एडवर्टाइज करता है, वो अगेन आपका लाइन डिपार्टमेंट हो गया, बिकॉज दे आर इन्वॉल्व विद द प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. राइट? ऑन दी अदर हैंड नेक्स्ट जो टाइप की अथॉरिटी है वो आपकी स्टाफ अथॉरिटी है. स्टाफ अथॉरिटी इज बेसिकली अथॉरिटी बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस. ठीक हो गया? और जब हम स्टाफ अथॉरिटी की बात करते हैं तो हम स्टाफ मेंबर्स की भी बात करते हैं. नाउ स्टाफ मेंबर्स आर दोज इंडिविजुअल्स जो कि लाइन डिपार्टमेंट्स को फैसिलिटेट करते हैं या लाइन डिपार्टमेंट्स को सपोर्ट करते हैं. सो जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट विल बी अ स्टाफ डिपार्टमेंट या यहाँ वहाँ पर स्टाफ अथॉरिटी होगी, बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का काम आपके जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसको फैसिलिटेट करना है बाय हायरिंग द राइट काइंड ऑफ पीपल. आपका ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट एक्चुअल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं करता. आपका ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट सिर्फ इंडिविजुअल्स को हायर करता है जो कि बाद में मार्केटिंग और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में जाकर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं. सो द स्टाफ अथॉरिटी इज बेसिकली द अथॉरिटी जो कि एक्सपर्टीज के साथ आती है, जहां पर आप ऑर्गेनाइजेशन को एडवाइस कर रहे होते हैं. एंड स्टाफ मेंबर्स और स्टाफ डिपार्टमेंट्स आर दोज डिपार्टमेंट्स जो कि आपके लाइन डिपार्टमेंट्स को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, उनको हेल्प आउट कर रहे होते हैं, सो दैट द प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी परफॉर्म्ड मोर इफेक्टिवली एंड मोर एफिशिएंटली. अच्छा, the last type of authority that one has is committee and team authority. Now, committee and team authority is के आपके ऑर्गेनाइजेशन में कई दफा होता है कि जी एक कमिटी बन गई है
टू एस्टैब्लिश द फैक्ट के मार्केट की डिमांड क्या है, या एक कमेटी बना दी है, एक टीम बना दी है टू फाइंड आउट कि जी कस्टमर्स की प्रेफरेंसेस क्या हैं. सो दैट इज व्हाट that is what your committee and team authority is. Authority granted to committees involved in a firm's daily operation. और वो अगेन आपकी जो कमेटी होती है वो कई दफ़ा टेम्प्रेरी कमेटी बनती है. जनरली कमेटी और टीम जो अथॉरिटी होती है वो टेम्प्रेरी होती है, बट आजकल के ऑर्गेनाइजेशन में आपकी टीम अथॉरिटी जो है वो एक परमानेंट बेसिस पर भी होती है. बट कमेटी एंड टीम अथॉरिटी का एक ऐसी अथॉरिटी होती है जो कि डेली ऑपरेशंस में इस तरीके से फैसिलिटेट करती है बाय लुकिंग एट अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द जॉब टू सी के वो किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को परफॉर्म करेगा. अगेन जस्ट टू फर्दर एलैबोरेट द स्टाफ एंड लाइन अथॉरिटी विद द फिगर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट मच बेटर. Okay, let me have the entire figure on the screen first. Now this particular figure will explain to you with the help of these boxes कि जी आपकी line और staff authority क्या होती है. Now you have the chief executive officer or the boss or the leader right at the top, and then you have your marketing manager and your finance manager, your marketing manager and your production manager and your inventory managers here. Right now your marketing manager and your production manager and your inventory manager are your line managers who are directly and primarily involved with the production of goods and services. On the other hand, your staff managers are these individuals. So it could be your advisor human resource or it could be your advisor on government regulation. Now these two advisors or these two individuals are the ones जो कि आपके line managers को aid करते हैं, facilitate करते हैं, help करते हैं in providing them with facilities, in providing them with the right kind of feedback and in providing them with the right kind of advice so that जो line managers decision लें वो सही decision हो. Again अगर ये आपके लाइन मैनेजर्स गलत तरीके से अपनी अथॉरिटी यूज़ करते हैं या गलत डिसीजन मेकिंग करते हैं तो इट्स गोइंग टू हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द कंपनीज ऑपरेशन. आपकी कंपनी का ऑपरेशन जो है वो सफ़र कर सकता है या प्रॉफिटेबिलिटी आपकी कम हो सकती है. सो द जॉब ऑफ दीज लाइन मैनेजर्स और लाइन अथॉरिटी जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है एंड इट शुड बी यूज इन अ प्रॉपर एंड इन एन इफेक्टिव वे, बिकॉज इफ इट इज़ नॉट गोइंग टू बी यूज इन अ प्रॉपर वे देन दैट can mean losses for the company and that can mean कि जी आपकी company जो है वो negatively impact हो सकती है. So this particular figure I hope has cleared any confusions that might have existed in your mind कि जी staff managers कौन होते हैं और line managers कौन होते हैं. Again very quickly, line managers are the one जो कि firm की production and sales of goods and services में involve होते हैं. So it could be your marketing manager, it could be your production manager and it could be your inventory manager. On the other hand जब हम human resource manager की बात करते हैं या हम government regulatory government relation manager की बात करते हैं वो दोनों आपके advisors हैं जो कि आपके line managers को advise करते हैं कि काम को किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से नहीं करना चाहिए. अनदर सेम थिंग सेम एग्जांपल कि जी आपकी लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन की अब हमने विद स्पेसिफिक पोजीशंस के साथ हमने आपको एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया कि जी इट कुड बी एनी कंपनी. क्लार्क इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन इज वन कंपनी फॉर एग्जांपल. नाउ दीज लाइंस जो कि आपके पास सॉलिड लाइंस हैं वो आपके सारे लाइन मैनेजर्स को बताती हैं कि आपके लाइन मैनेजर्स कौन है. सो आपका ट्रक डिवीजन या आपका फोक्स एंड स्मॉल अर्थ मूवर डिवीजन, टूल्स डिवीजन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स, असेंबली, पेंटिंग, फैब्रिकेशन, मटेरियल हैंडलिंग एंड परचेजिंग, these are all your line managers who are involved in producing a particular product and in selling of a particular product. While your human resource department and your engineering departments are two departments जो कि इन तमाम लोगों को facilitate करते हैं, इन तमाम लोगों को help out करते हैं in doing their work. आपका human रिसोर्स मैनेजर जो है वो आपको सही किस्म के बंदे हायर करके देता है और आपको आपकी सैलरीज देता है, आपको इंक्रीमेंट्स देता है, आपको मोटिवेट करता है और आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मेक श्योर कि जी आपकी जो मशीनरी है वो सही से काम करे, आपकी मशीनरी जो है वो ख़राब ना हो और आपकी मशीनरी जो है वो
अपडेटेड रहे. सो दिस इज अगेन थ्रू अ फिगर वी एक्सप्लेन टू यू कि आपकी लाइन ऑफ स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन या लाइन ऑफ स्टाफ मैनेजर्स जो हैं वो कौन से होते हैं. फाइनली टू टेल यू कि जी कमेटी और टीम अथॉरिटी की भी हम आपको एग्जांपल देते हैं. आप कहेंगे कि मैडम ने 2 की दी और तीसरी की नहीं दी. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ कमेटी एंड टीम अथॉरिटी वेयर बाय आपके जो बॉस को जो लोग एडवाइस करते हैं या एक ऐसी कमेटी बनती है सो दैट वो मार्केट की प्रेफरेंसेस को पता करके आपके लीडर तक पहुंचाए या आपके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को बताए, उसको आप कमेटी उस पर्टिकुलर ग्रुप के पास टीम अथॉरिटी या कमेटी अथॉरिटी होती है. सो कमेटी एंड टीम अथॉरिटी इज बेसिकली एन अथॉरिटी गिवन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल हु basically advises the chief executive officer on various decisions that चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर माइट टेक. अब ये जो कमेटी और टीम्स जो आप बनती हैं जिनके पास कमेटी और टीम अथॉरिटी होती है वो परमानेंट बेसिस पर भी बन सकती हैं और वो टेम्पररी बेसिस पर भी बन सकती हैं. Now the next thing that we're going to do is we're going to discuss the various different types of organizational structures that any firm, any company can adopt. The first type of structure that we will be doing is something called as a functional organizational structure. Functional organizational structure is the most commonly used structure, especially आपकी जो स्मॉल एंड मीडियम ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, दे आर द वंस जो कि फंक्शनल स्ट्रक्चर को यूज करती हैं. सेकंड इज कि जब फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज बेसिकली बेस्ड ऑन द फंक्शन दैट द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म्स. फंक्शन कौन से होते हैं? यस, मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, प्रोडक्शन, ये सारे आपके फंक्शंस हैं. तो जहां पर भी आपको फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नजर आएगा वहां पर आपको डिपार्टमेंटलाइजेशन नजर आएगी, मार्केटिंग, फाइनेंस, HR वगैरह वाली. अगेन आपकी जब भी आप फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करते हैं वहां फोकस होता है कि जी आपके फंक्शनल एरियाज में स्पेशलाइजेशन हो. आप इंडिविजुअल्स को, स्पेशलाइज इंडिविजुअल्स को हायर करते हैं. मार्केटिंग का स्पेशलिस्ट मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जाएगा, फाइनेंस का स्पेशलिस्ट फाइनेंस में जाएगा, प्रोडक्शन का स्पेशलिस्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाएगा. ठीक हो गया? सो स्पेशलिस्ट पीपल गो इनटू दोस फंक्शनल एरियाज और वहां जाकर वो फर्दर स्पेशलाइज करते हैं. अ लॉट ऑफ टाइम योर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी. वहां पर जनरली सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होती है. इसका एक डाउन साइड ये भी होती है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की, जी अकाउंटेबिलिटी का मसला पड़ जाता है. आप रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन नहीं कर सकते. आपका एक काम, एक प्रॉब्लम अराइज हुआ, आपने कहा मार्केटिंग वालों से पूछा जी ये क्या हुआ, नहीं जी वो तो फाइनेंस वालों का मसला था. फाइनेंस वालों के पास उन्होंने कहा नहीं जी वो तो HR के बंदे ने कुछ बोला था. HR वाले के पास उसने कहा नहीं जी मार्केटिंग वालों ने हमें ये बताया था. सो व्हाट यू डू इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज यू गो राउंड एंड राउंड एंड राउंड इन सर्कल एंड यू कांट फिगर आउट कि हु इज रिस्पॉन्सिबल, किसको मैं पकड़ूं कि काम गलत क्यों हुआ. सो वन ऑफ द डाउनसाइड्स ऑफ अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज के जी उसमें अकाउंटेबिलिटी के इश्यूज आते हैं. द सेकंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दैट यू हैव इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. अ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज बेसिकली विच रिलाइज ऑन प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन. जिस तरह हमने फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन की बात की थी ना, हमने कहा था कि जी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन होती है. बिल्कुल उसी तरीके से डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में प्रोडक्ट्स डिपार्टमेंटलाइजेशन होती है. आप अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स दैट यू आर प्रोड्यूसिंग आप डिवाइड कर देते हो और हर प्रोडक्ट के लिए आप एक अलग डिवीजन बना देते हो, एक अलग यूनिट बना देते हो. और वो जो डिवीजन जो एक प्रोडक्ट का होता है वो एक इंडिपेंडेंट काम करता है. उसके एक्सपेंसेस भी अपने होते हैं, उसके प्रॉफिट्स भी अपने होते हैं, उसके कॉम्पिटिटर्स भी अपने होते हैं, उसकी पॉलिसीज भी अपनी होते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स भी अपने होते हैं. सो दैट इज व्हाट अ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज. सेपरेट डिपार्टमेंट्स, सेपरेट डिविजन्स प्रोड्यूसिंग एंड मार्केटिंग प्रोडक्ट्स एज आई जस्ट एक्सप्लेन टू यू. फॉर एग्जाम्पल अगर आप हाइंस की बात करें, हाइंस क्या चीज है? गो टू योर ग्रोसरी स्टोर एंड से कि जी मुझे बेक्ड बीन्स खानी है, और बेक्ड बीन्स जो है वो जनरली हाइंस की सबसे अच्छी होती है. सो हाइंस ने जो है वो क्या किया, उसने डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया हुआ है विद इन इटसेल्फ. वो वेरियस प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल उसकी फूड सर्विसेज फूड प्रोड्यूस कर रहा है, पेट फूड प्रोड्यूस कर रहा है, फ्रोजन फूड प्रोड्यूस कर रहा है. अच्छा, हाइंस सिर्फ ये 3 चीजें प्रोड्यूस नहीं करता, जस्ट फॉर सिंपलिसिटी से हम इन 3 की बातें कर रहे हैं ना. अगर हम इन 3 की बातें करें तो फूड सर्विसेज का एक अलग डिवीजन और डिपार्टमेंट होगा.
पेट फूड का एक अलग डिवीजन और डिपार्टमेंट होगा और फ्रोजन फूड का एक अलग डिवीजन या डिपार्टमेंट होगा. एंड फ्रोजन फूड, पेट फूड एंड फूड सर्विस आर गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. फ्रोजन फूड की अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने कंपटीशन, अपने एक्सपेंसेस, अपने प्रॉफिट मार्जिन, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी. सिमिलरली पेट फूड की भी सब चीज़ें अलग और डिफरेंट होंगी और फूड सर्विस की भी सब चीज़ें अलग और डिफरेंट होंगी. सो दैट इज व्हाट अ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज. The third type is something called as a matrix organization structure. A matrix organization में generally organizations team form करती है और हर टीम का जो मेंबर होता है उसके दो बॉसेस होते हैं. मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में आप दो किस्म की डिपार्टमेंटलाइजेशन, मतलब कि दो किस्म की डिपार्टमेंटलाइजेशन होती है. आप फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन भी होती है और आपकी प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन भी होती है. और इसी वजह से आपका हर एम्प्लॉय अपने फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन के बॉस को भी रिपोर्ट करता है और अपनी प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन के बॉस को भी रिपोर्ट करता है. इसी वजह से मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है वो ये होता है कि जी एवरी एम्प्लॉय हैज टू बॉसेस. अच्छा, इन अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आपकी मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो प्रोजेक्ट बेस होती हैं. फॉर एग्जांपल कि जी हमने कहा कि हमारी कंपनी है और आवर कंपनी नीड्स टू कम अप विद अ न्यू प्रोडक्ट. अच्छा, हम न्यू प्रोडक्ट बनानी है. अब न्यू प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें मल्टीपल, अब न्यू प्रोडक्ट, टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट इज वन प्रोजेक्ट. ठीक हो गया. इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का एक प्रोजेक्ट हेड भी होगा. ठीक हो गया. अब इस प्रोजेक्ट हेड ये कहता है कि जी मुझे तो मार्केटिंग से भी लोग चाहिए, मुझे तो सेल्स से भी लोग चाहिए, मुझे तो फाइनेंस से भी लोग चाहिए और मुझे प्रोडक्शन से भी लोग चाहिए. दैट मीन्स हम एक बंदा सेल्स से, एक बंदा मार्केटिंग से, एक बंदा फाइनेंस और एक बंदा प्रोडक्शन से ले लेते हैं. ठीक हो गया. और ये चार बंदे जो हैं वो इस प्रोजेक्ट के लिए जिसमें हमने एक नई प्रोडक्ट डेवलप करनी है, चार बंदे उस प्रोजेक्ट टीम का मेंबर बन जाते हैं ना. ये एग्जांपल एक मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन की है जहां पर हर इंडिविजुअल बंदा अपने प्रोजेक्ट के टीम लीड को या प्रोजेक्ट लीडर को भी रिपोर्ट करता है. प्लस सेल्स का बंदा सेल्स मैनेजर को रिपोर्ट करेगा, मार्केटिंग का बंदा मार्केटिंग मैनेजर को रिपोर्ट करेगा, फाइनेंस का बंदा फाइनेंस मैनेजर को रिपोर्ट करेगा और प्रोडक्शन का बंदा प्रोडक्शन मैनेजर को रिपोर्ट करेगा. That's a good side. कंफ्यूजन ये है कि जब एक बंदा दो बॉसेस को रिपोर्ट करेगा तो उस बंदे को कैसे पता चलेगा कि किसको पहले रिपोर्ट करें और किसको बाद में रिपोर्ट करें, किसको खुश रखना है और किसको बाद में खुश रखना है. सो लॉट ऑफ टाइम प्रॉब्लम्स अराइजेस व्हेन वन पर्सन इज रिपोर्टिंग टू टू पीपल. अगर आप अपने ऐसे लोगों से जो कि आपके घर में जॉब्स करते हैं आप उनसे पूछे, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कीप वन बॉस हैप्पी. सो जस्ट इमेजिन व्हाट हैपेंस टू दैट एम्प्लॉय हु हैज टू बॉसेस. सो ऑन अ मोर सीरियस नोट, आपकी मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन की वन ऑफ द बिगेस्ट disadvantages of a matrix organization is to having two bosses. And again, आपकी matrix organization कुछ firms में permanent basis पर आपका ये structure होता है और कुछ firms में semi permanent basis पर ये structure होता है. लास्टली हम इतनी बात करते हैं कि जी ग्लोबल बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस, तो ग्लोबल और इंटरनेशनल बिजनेस के रेफरेंस से आपका इंटरनेशनल स्ट्रक्चर भी होता है. इंटरनेशनल स्ट्रक्चर कैन टेक वेरियस फॉर्म्स. देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि जिस तरह भी हमने फंक्शनल और डिविजनल और मैट्रिक्स स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन किया, उस तरीके से कोई हार्ड एंड फास्ट रूल इंटरनेशनल स्ट्रक्चर के लिए नहीं है. लेकिन लॉट ऑफ पीपल से कि सिंस ग्लोबल बिजनेस एंड इंटरनेशनल बिजनेस हैज बिकम सो इम्पोर्टेंट दीज डेज, इट इज इम्पेरेटिव कि ऑर्गेनाइजेशन जो है अपना ऐसा स्ट्रक्चर रखें जो कि इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को केटर फॉर कर सके, जो कि फ्लेक्सिबल हो, जो कि ग्रोथ को देखते हुए बनाया गया हो. सो दैट इज व्हाट एन इंटरनेशनल स्ट्रक्चर इज. Now comes up the fun part, जहाँ पर हम आपको various different figures पर समझाते हैं. First up is a functional organization. Functional organization is when an organization के अंदर departmentalization based on function होती है. So आपका headquarter या center ये है, उसमें आपका marketing department भी है, finance department भी है and operations department भी है. So this particular thing is whereby आपकी एक functional organization की example है. Ma'am really likes to do this, right? So ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. Okay, next up is divisional organization. Remember when I said Heinz? This is
a divisional organizational structure for Heinz, जहाँ पर Heinz का headquarter इधर है, food service भी है, infant foods भी है, condiments like ketchup वगैरह वो भी हैं, Starkist tuna भी है, fish as in seafood भी है, pet food भी है, frozen food भी है, और miscellaneous department भी है। 1 2 3 4 5 6 7 डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए 7 डिफरेंट डिविजन्स या 7 डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, और ये 7 डिफरेंट डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर काम करते हैं। अपने प्रॉफिट्स, अपने एक्सपेंसेस, अपना कंपटीशन, अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपना गोल्स, अपनी वर्किंग। सो दिस इज व्हाट अ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज। Third up is a matrix organization. Now don't get confused, इतना complicated नहीं है। हम introduction to business पढ़ रहे हैं। The purpose of the course is कि आपको basic concept आना चाहिए। The purpose is ये नहीं कि हम आपको PhD करा दें इस particular concept में। Now this is an example of a matrix organization. Now ये जो सारी चीजें हैं, these are area specialist people. ठीक हो गया, जो कि आपकी जिसे हम कह सकते हैं कि जी ये सारे के सारे आपके एरिया स्पेशलिस्ट लोग हैं, और ये वो 2 डिफरेंट ग्रुप्स हैं जहां पर हमें काम चाहिए। सो दैट मीन्स कि जो ये इंडिविजुअल होगा जो कि कुकिंग डिपार्टमेंट से आया है, ये कुकिंग का इंडिविजुअल जो है ये मैगजीन्स के लिए भी काम कर सकता है। ठीक हो गया। अब ये बेचारा इंडिविजुअल जो है, इसके साथ मसला क्या है कि सिंस वो कुकिंग डिपार्टमेंट में है, वो जो उसका मैनेजर कुकिंग है वो उसके लिए वो उसको रिपोर्ट करता है। सिमिलरली सिंस ये इंडिविजुअल जो कुकिंग वाला ये उस मैगजीन में भी काम कर रहा है, सो इस मैगजीन का जो एडिटर होगा उसको भी वो जाकर रिपोर्ट कर रहा होगा। सो दिस इज व्हाट आई मीन व्हेन आई से 2 bosses, that this individual who's sitting and standing right here is a cooking expert and he belongs to the cooking department. Now since he belongs to the cooking department, then that means that this person is responsible or reports to the cooking manager. However, since this individual is working for a magazine, then that means कि वो इस मैगजीन के एडिटर के लिए भी के पास भी रिस्पॉन्सिबल है, तो वो कुकिंग के बॉस के पास भी जाएगा और वो मैगजीन के एडिटर के पास भी जाएगा, और एट द एंड ऑफ द डे उस बेचारे को ये नहीं पता होगा कि वो किसके पास पहले जाए। Similarly, if there's another person who's a cooking expert, वो cooking department का भी है और वो publisher के पास भी responsible है जो कि book को publish कर रहा है। Again, publisher भी उसका boss है और वो जो cooking department का manager है वो भी उसका boss है। So this is what a matrix organization is, जहाँ पर आपकी functional departmentalization भी होती है और आपकी project oriented या product oriented departmentalization भी होती है। 2 departmentalization in one organization. That is what a matrix organization is, and then each individual would have 2 bosses as well. So I hope that we're pretty clear of what a matrix organization structure is. And finally we talk about the international division structure as well. This is what an international business or an organization who is involved with international business or global business, उसका structure ऐसा लग सकता है कि chief executive officer would be right at the top, और उसके बाद आपके रिटेल डिवीजन ए, बी और सी होते हैं, और विद इन द रिटेल डिवीजन सी आप लैटिन अमेरिका में भी आपकी मार्केट है, यूरोप में भी आपकी मार्केट है, और एशिया में भी आपकी मार्केट है। सो दिस बिकम्स एन इंटरनेशनल स्ट्रक्चर फॉर यू। नाउ अब तक की बातें आई होप आप सब लोगों को समझ आ गई। नाउ आगे की बातें ये हैं कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द 21st century ऑर्गेनाइजेशन। रिमेंबर व्हेन वी टोल्ड यू अर्लियर कि जी जिस तरीके से आप 21st century में बिजनेस करते हैं, दैट्स वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वे दैट बिजनेस वाज कंडक्टेड इन द प्रीवियस सेंचुरीज। वजह क्या हुई? ग्लोबलाइजेशन एक वजह है, प्राइवेटाइजेशन एक वजह है, मोर कंपटीशन एक वजह है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक वजह है। इन सब वजूहात के अलावा और बहुत सी और रीजंस भी हैं जिनकी वजह से आज के ऑर्गेनाइजेशन को एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन उसको एक डिफरेंट तरीके से काम करना पड़ता है। ना 21st century ऑर्गेनाइजेशंस की जब हम बात करते हैं, उसमें सबसे पहले टाइप की ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम कहते हैं बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन। बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन इज दैट, रिमेंबर जब हम एनवायरमेंट्स की बात कर रहे थे, वी सेड कि जी इंटरनल एनवायरमेंट और एक्सटर्नल एनवायरमेंट होती है और बाउंड्री होती है ऑर्गेनाइजेशन की। अब बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर वो ऑर्गेनाइजेशन की जो बाउंड्री है it vanishes, it disappears. There is no boundary. Internal environment और external environment को आप अलग differentiate नहीं कर सकते। सिर्फ एक organizational environment होगी, organization की कोई boundary नहीं होती। अच्छा, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि then there is an open and continuous
कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स स्टेक होल्डर। आपको फौरन पता चलता है कि आपके स्टेक होल्डर्स की प्रेफरेंसेस क्या हैं, लाइक्स क्या हैं, डिसलाइक्स क्या हैं। इमीडिएटली अपने सिस्टम्स को, अपने प्रोसेसेस को चेंज करते हो और आप अपने आप को इम्प्रूव करते हो। सो दैट इज व्हाट अ बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशन इज, जहां पर ऑर्गेनाइजेशन की जो बाउंड्री होती है वो खत्म हो जाती है, वो डिसअपीयर हो जाती है, इनविजिबल हो जाती है। द सेकंड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस दैट एग्जिस्ट इन द 21st सेंचुरी आर टीम ऑर्गेनाइजेशंस। नाउ टीम ऑर्गेनाइजेशंस वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो टीम वर्क या ग्रुप वर्क की बेसिस पर काम करती हैं और जहां पर कोई फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होती। लॉट ऑफ टाइम आप जब एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जाते हैं वहां पर टीम ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। एक टीम एक प्रोजेक्ट के लिए बन जाती है, टीम दूसरे प्रोजेक्ट के लिए। सो यूनिलीवर के जो प्रोजेक्ट है वो टीम ए हैंडल करी होगी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल का जो प्रोजेक्ट होगा वो टीम बी हैंडल करी होगी, नेस्ले का जो प्रोजेक्ट होगा वो टीम सी हैंडल करी होगी। सो द टीम आर गोइंग टू वर्क इंडिपेंडेंटली और वो अपने पूरे प्रोजेक्ट्स को फ्रॉम ए टू जी कंप्लीटली हैंडल करेंगी। सो दैट्स अ टीम ऑर्गेनाइजेशन. The third type of organization is a virtual organization. And I think I have a figure for virtual organization as well. A virtual organization is an organization जहाँ पर कोई formal structure नहीं होता. It's a type जहाँ पर एक skeleton staff के साथ आप काम करते हैं. For example, a lot of people जो कि ये website development की जिनकी companies होती हैं, software development की companies होती हैं, उनके पास 2-3 लोग ही होते हैं जो कि ऑफिस में बैठते हैं। ज़्यादा काम आया तो क्या करते हैं कि जी आउटसोर्स करना शुरू हो जाते हैं। वो लोगों को कहते हैं कि जी आप हमारी कंपनी के लिए काम कीजिए, बट आप अपने घर से काम कीजिए, प्रोजेक्ट्स आप हमें भिजवा दीजिए, पेमेंट हम आपको भिजवा देंगे। तो जो फिजिकल स्पेस है कि जी ऑफिस होना चाहिए और टेबल होनी चाहिए और कंप्यूटर होना चाहिए और एसी होना चाहिए, वो फिजिकल स्पेस डिपेंडेंट नहीं होती। द original organization or the size of the original organization remains very very small, and as and when required आप लोगों को temporary basis पर hire कर देते हो, काम को outsource कर देते हो, लोगों से कहते हो कि घरों से काम करें, लोगों से कहते हो कि जी आपको ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है because there is actually no office, और आप जहाँ पर बैठे वहाँ से काम करें और हम वहीं से अपने deliverables या वहीं से अपने outcomes को deliver करें। So that becomes a virtual organization. Let me give you an example. Yes, here is a figure for virtual organization जहाँ पे आपकी core organization जो कि very very small होती है और बहुत skeletal staff के साथ काम करती है, वो basic काम करती है, finance वो deal कर लेगी, operations वो deal कर लेगी और basic management वो deal कर लेगी। However, जितनी administrative services हैं, accounting या human resource बंदे hire करना या financial statements बनवाना, वो contractual होती है, outsource कर देती है। Manufacturing करना, चीज़ों को actually बनवाना, goods and services को प्रोड्यूस करना, वो भी कॉन्ट्रैक्ट पर आउटसोर्स कर देती है। सेल्स और मार्केटिंग कहती है हम क्यों करें, सेल्स के बंदे जो हैं वो एक्सटर्नली कॉन्ट्रैक्चुअल इस पर्टिकुलर प्रोसेस को, इस पर्टिकुलर सर्विस को भी आउटसोर्स कर देते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन और लॉजिस्टिक्स जो है उसको भी आउटसोर्स कर देते हैं। इस केस में आपके सारे काम जो है वो आउटसोर्सिंग की बेसिस पर होते हैं या और लोग आपके लिए काम कर रहे होते हैं। आप एक स्केलेटल स्टाफ के साथ कुछ छोटा मोटा काम अपने ऑफिस से करते हैं। छोटी सी जगह, एक कमरे का ऑफिस होगा, एक टेबल पड़ी होगी, 2 लोग उसमें बैठे होंगे और काम खत्म, एंड दैट बिकम्स योर virtual organization. Finally, you have a learning organization, and learning organizations play a very very important role in today's environment. A learning organization is an organization which is committed towards continuous improvement with continuous employee learning and development, and also transforms with changing needs and demands. So a learning organization basically is, before I get into कि जी learning organization क्या होती है, we need to first determine कि जी learning क्या होता है। learning ये होता है कि जी मैं आपको बताऊं कि 1 के बाद 2 आता है और 2 के बाद 3 आता है और 3 के बाद 4 आता है। अब जब मैं आपसे पूछूं तो आपका 1 और 2 और 4, तो नहीं, 4 से पहले 3 और 3 के बाद 4। सो व्हाट यू डूइंग इज कि आप लर्न करते हैं। जब आप लर्न करते हैं तो आप अपने आप को एज एन इंडिविजुअल इम्प्रूव कर रहे हैं और एनहांस कर रहे हैं। सेम थिंग हैपेंस इन ऑर्गेनाइजेशन एज वेल हु आर लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस आर जो कि कंप्लीटली कमिटेड होती हैं टुवर्ड्स कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। वो अपने सिस्टम्स को कंटिन्यूस एनालाइज और स्टडी कर रही होती है। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो वो सिर्फ उस प्रॉब्लम को रिमूव नहीं करते, वो देखते हैं कि प्रॉब्लम क्यों आई, इस प्रॉब्लम के आने में सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होगी, और वो पूरे सिस्टम को स्टडी करके पूरे सिस्टम को इंप्रूव करते हैं, सो दैट प्रॉब्लम नेवर एवर एवर अकर्स अगेन।
So that is what a learning organization is. And again, learning organization अपनी environment और अपनी जो external environment होती है and even internal environment भी वो भी sensitize होती है, उसको पता होता है कि जी क्या needs हैं, क्या demands हैं और किस तरीके से लोगों की preferences change हो रही हैं, और फिर immediately उन preferences को, change needs को, change demands को immediately incorporate करके organization को further improve या further बेहतर बना लेती है. So that is what a लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है. सो ये 4 कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि 21st सेंचुरी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करते हैं. वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस हमने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया. नेक्स्ट इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में इंडिविजुअल्स कहते हैं कि इट्स जस्ट लाइक एन आइसबर्ग. आपने आइसबर्ग के बारे में सुना होगा कि जी जितना आइसबर्ग ऊपर होता है उससे डबल या ट्रिपल पानी के नीचे होता है. सिमिलरली लोग कहते हैं कि जितनी ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है उससे बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मल स्ट्रक्चर होता है. अच्छा, फर्स्ट आप इनफॉर्मल स्ट्रक्चर क्या चीज़ है? इनफॉर्मल स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर या वो चीज़ होती है जो कि ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में हम डिपिक्ट नहीं कर सकते या रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल इनफॉर्मल ग्रुप्स. मेरी दोस्ती, मैं मार्केटिंग में हूँ, मेरी दोस्ती फाइनेंस की एक एम्प्लॉय से. हम लोग लंच भी साथ करते हैं, हम लोग टी ब्रेक्स भी साथ करते हैं, हम सारी बातें भी करते हैं. दैट इज एन इनफॉर्मल ग्रुप वेयर बाय इंडिविजुअल्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस इंटरैक्ट विद ईच अदर ऑन इनफॉर्मल बेसिस. ज़रूरी नहीं है कि काम के सिलसिले में इंटरैक्ट करें, हाँ वैसे इनफॉर्मली इंटरैक्ट कर सकते हैं और बीच में काम भी डिस्कस कर सकते हैं, बट दोज आर द इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स दैट वी हैव, नॉट द बॉस एम्प्लॉय और मैनेजर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप्स. इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स दैट एग्जिस्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन वो आपकी इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में आती है. सेकंड चीज ग्रेपवाइन. ग्रेपवाइन आर बेसिकली इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या होता है कि जी आपको HR में ने कहा कि जी हम इस महीने सबको इंक्रीमेंट देंगे. अब वो पेपर पे या डिस्ट्रीब्यूशन से पहले पूरी ऑर्गेनाइजेशन को पता चल जाता है कि जी हमें इंक्रीमेंट मिल रहा है या हमें सैलरी रेस मिल रहा है. दैट इज नोन थ्रू द ग्रेपवाइन. या फलाने बंदे को XYZ को पता चला कि जिसको उसको टर्मिनेट करें. इससे पेशतर कि हम उसको लिख कर एक्चुअली पेपर प्रेजेंट करेंगे जब आप टर्मिनेट हो गए, ये पूरी खबर वाइल्ड फायर की तरह, पूरे जंगल की आग की तरह पूरे ऑर्गेनाइजेशन में फैल जाती है. कैसे? थ्रू ग्रेपवाइन. सो ग्रेपवाइन्स आर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क. नाउ इन दोनों इनफॉर्मल ग्रुप से ग्रेपवाइन के साथ मसला क्या होता है कि मैनेजर्स एंड ऑफिसर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन ट्राई टू कंट्रोल दीज टू थिंग्स कि जी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ना हो या इनफॉर्मल ग्रुप्स ना हो, नॉट रियलाइजिंग कि ये चीज आप खत्म नहीं कर सकते, ये चीज आप एलिमिनेट नहीं कर सकते. आप चाहे जितनी कोशिश कर लें, जितना ऑटोक्रेटिक होता है, जितना डंडा मारें, आपके ऑर्गेनाइजेशन में ग्रेपवाइन्स भी होंगे और इनफॉर्मल ग्रुप्स भी होंगे. सो मैनेजर्स के लिए बहुत जरूरी है कि वो ग्रेपवाइन्स को और इनफॉर्मल ग्रुप्स को अपने लिए या ऑर्गेनाइजेशन के बेटरमेंट के लिए इस्तेमाल करें, ताकि ग्रेपवाइन्स के थ्रू इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन बहुत क्विकली हो सकती है. ग्रेपवाइन्स के थ्रू बहुत से लोगों को बहुत कम टाइम में इंफॉर्मेशन मिल सकती है. सो मैनेजर्स कैन यूज दिस इनफॉर्मल चैनल फॉर डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन वेरी क्विकली एंड टू द एडवांटेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सिमिलरली इनफॉर्मल ग्रुप्स के थ्रू आप जब हम ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की बात करते हैं, आप उस कल्चर को लोगों तक पहुंचा सकते हो और ऐसे पहुंचा सकते हो कि लोग ये भी ना फील करें कि जी डंडा पड़ रहा है, ये भी ना फील करें कि जी ज़बरदस्ती हो रही है, सख्ती हो रही है, और बहुत अच्छे इन्वायरमेंट में बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को इन्फॉर्म कर सकते हो कि जी क्या चीज़ सही है ऑर्गेनाइजेशन में और क्या चीज़ ऑर्गेनाइजेशन में सही नहीं है. सो दैट इज़ व्हाट योर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस आर अबाउट. Now the very last thing that we need to do today is intrapreneuring. Now you must be a little wondering कि intrapreneuring और entrepreneuring में क्या फ़र्क है. Entrepreneuring is with an E. An entrepreneur is an individual जो कि time invest करता है, money invest करता है और effort invest करता है और risk लेता है ताकि उसको profit मिले. Intrapreneuring is with an I is basically a process of creating and maintaining the innovation and flexibility of a small business environment within the confines of a larger organization. मतलब ये कि intrapreneuring ये होता है कि businesses or bigger businesses, large companies have realized the fact that जितने भी अच्छे आइडियाज़ हैं या जितने भी सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल आइडियाज़ हैं वो स्मॉल बिजनेसेस ने दिए, वो बड़ी कंपनीज ने नहीं दिए.
अच्छा, बात समझ में आती है। अब इसका फ़ायदा कैसे उठाएं? इसका वो फ़ायदा ऐसे उठाते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ इन लार्ज कंपनीज में काम कर रहे होते हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन इनकरेज करती हैं कि आप इंडिपेंडेंटली अपने लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं, अपने लिए क्रिएटिव हों, इनोवेटिव हों एंड कम अप विद योर ओन बिजनेस आइडिया। ठीक हो क्या? जब आप अपने बिजनेस आइडिया के साथ आएंगे तो आप जाकर अपने सीनियर्स से या अपने बॉसेस से उस बिजनेस आइडिया को डिस्कस कीजिए। अगर वो बिजनेस आइडिया अच्छा है तो आप उस बिजनेस आइडिया को फर्दर इम्प्रूव करने के लिए उस बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करें, उस बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की रिसोर्सेज यूज करें, उस बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंसेस यूज करें और उस आइडिया को मार्केट में लेकर आएं और ऑर्गेनाइजेशन के साथ प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पर उस पर काम करें। सो दैट इज व्हाट एंटरप्रेन्योरिंग इज, वेयर बाय individuals within these big companies are allowed to be more innovative, are allowed to be more creative, are allowed to bring their own profitable ideas, are allowed to work for their own profitable ideas so that that particular idea can come to the market with the help of that bigger company. This particular thing can be explained to you with the help of this figure, which is the very last slide for this lecture as well, if you're wondering कि और कितनी रह गई हैं. Okay, so one last thing before we say goodbye. Entrepreneurs are right here. So this is basically an individual who is going to be creative, who is going to be innovative and come up with a good product idea जो कि एक profitable product idea है. Now अगर ये individual entrepreneur, let's say entrepreneur होता E के साथ, तो शायद उसके पास finances ना होते, या शायद उसके पास physical resources ना होते, या उसके पास पैसा ना होता उस आइडिया को प्रोडक्ट या सर्विस में बनाने का. सो होता क्या है कि ये जो एंटरप्रेन्योर आई के साथ जो इंडिविजुअल है एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, ऑर्गेनाइजेशन इनकरेज करती है उसकी इनोवेशन को और उसकी क्रिएटिवनेस को, ऑर्गेनाइजेशन उसको रिसोर्सेज अपनी ऑर्गेनाइजेशन की रिसोर्सेज इस्तेमाल करने की इजाज़त देती है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, इंफॉर्मेशन हो, फिजिकल हो या ह्यूमन रिसोर्स हो. और फिर जब ये आइडिया जो है ये इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इतना अच्छा हो जाता है कि इसको मार्केट में लाया जाए, तो ये इंडिविजुअल और ये ऑर्गेनाइजेशन दोनों मिलकर आइडिया को मार्केट में लेकर आती हैं. इसका फ़ायदा क्या? ऑर्गेनाइजेशन को भी फ़ायदा क्योंकि उसके नाम से एक प्रोडक्ट आ गई, एंटरप्रेन्योर को भी फ़ायदा क्योंकि उसका नाम भी बीच में आ गया. इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द पार्टीज एंड एवरीबडी इज हैप्पी. सो वी आर गोइंग टू एंड आवर लेक्चर नंबर 14 here. That's the end for your chapter number 7 as well. So we're almost reaching halfway into your course, right? So let's just be a little happy now. And tomorrow or next time when I meet you, I'll be starting the next lecture, which is 15, and we're going to start chapter number 8. So till next time, Allah Hafiz.